मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। देखो, वास्तविक संख्या में चैप्टर 1 है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपसे मतलब बार बार रिपीट होके आते हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन है उन्हीं में से रिपीट होता है। तो आप यही 4-5 क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि अगर बोर्ड में आएगा मेरे बाबू तो यहीं से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आपके पास अनसॉल्व होगा, आप वहाँ से उठा के देख सकते हो। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूछा गया है तो वही पूछा गया है, नहीं तो नहीं पूछा गया है। और वैसे हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ आप अच्छे से समझ लो। कोई डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, उसका समाधान हो जाएगा। या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप लिंक आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से मेरे हाई स्कूल स्टडी ग्रुप में जुड़ भी सकते हो। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 135 और 225 का HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये बहुत लोग बहुत तरीक़ों से लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 225 है। 135 और 225 में बड़ी संख्या क्या है, 225 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे एक लाइन लिख दोगे कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135, मतलब 135 से क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य, और जो छोटी संख्या होती है उसे भाजक मान लेते हैं, क्योंकि जब अच्छे से लिखोगे तो अच्छा नंबर आप पाओगे। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि 135 या को भाजक तथा 225 को भाज्य मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से हल करते हैं। ये आपको लिखना होगा और रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार लगाओगे ध्यान हो जाएगा। नियम से हल करते हैं। ओके, तो देखो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, 225 है, इक्वल टू भाजक 135 है, गुणे भागफल कितना है, 135 में अगर 225 में 135 से अगर आप भाग करते हो तो सिर्फ एक बार जाएगा, और प्लस में कितना बचेगा, 90 बचेगा। कितना बचेगा मेरे बाबू, 90 बचेगा। ठीक है, तो 90 बच गया आपका। अब यहाँ पे देखो, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल शून्य नहीं है, मतलब आर फॉर रिमाइंडर होता है। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है, या कोष्टक में लिख देते हैं कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर फॉर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो शेषफल अगर शून्य नहीं है तो इस प्रक्रिया को हम लोग पुनः करते हैं। ठीक, और तब तक करते हैं जब तक कि क्या हो, शेषफल शून्य ना आ जाए। तब तक हम लोग इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को दोबारा तब तक करेंगे। देखो, ये लिखने से कई लाइन आसान हो जाते हैं। करेंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। ठीक, तो शेषफल शून्य हो जाएगा तो छोड़ देंगे। तो देखो, ये 225 था, अब 135 को आप लिख लो इक्वल टू शेषफल कितना था, ये 90 से
और गुणे कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस कितना बचा 45। तो यहाँ भी क्या हो गया, आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर वही प्रक्रिया, अब इसको 90 को इधर ले लो, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखो आर इक्वल टू कितना आ गया, आर इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब शेषफल 0 है, इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई, इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई। ठीक है, हमारी प्रक्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या होगा, अतः यहाँ पे लिख दो कि अतः 225 और 135 का HCF 45 है। क्या है, 45 है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्लियर होता है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार सेम डिजिट का यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो जब आप लोग अच्छे से जाने रहोगे, अच्छे से लिख लोगे, तो अच्छा सा नंबर पाओगे। ठीक है, देखो कोरोना काल की वजह से कभी होता है पेपर होगा, कभी नहीं होगा। तो देखो आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई व्यर्थ जाती नहीं है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो फिर अगर नहीं पढ़े रहोगे तो क्या करोगे। तो इसलिए आप लोग क्या करो, मेहनत से पढ़ो और कुछ नहीं। ओके, तो हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और देखो अब ये जो पहले वाले चैप्टर, मतलब कह सकते हो 1.1 से यही एक तरीका है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। तो वास्तविक संख्या से जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ हम वही क्वेश्चन बताएंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार पूछा गया है। देखो कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा और किन्हीं संख्या से ना कटे। तो देखो जो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रफ्कार कर लेते हैं, सबको निकालने आता है। तो आपका हो गया 140 बाबू, तो 2 से कटेगा 2 7 14, 2 0 0, 2 से कटेगा 2 3 6, 1 बचा 10, 2 5 10, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 से कटेगा 1। ठीक, कितना आ गया। तो ये इसका जो खंड हो गया, गुणनखंड हो गया मेरे बाबू, वो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। लेकिन अब क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड आपका नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड आपका नहीं है। तो जो अभाज्य गुणनखंड आपका होगा मेरे बाबू, वो क्या हो जाएगा, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वो आपका हो जाएगा 2 के पावर, देखो 2 बार 2 है तो 2 के पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7, ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये भी प्रक्रिया समाप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को काम दे रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ कि आप 156 और 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के भेजोगे। ओके, ये आपका काम, यदि आप पढ़ते हो तो करोगे, नहीं पढ़ते हो तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग यदि पढ़ते हो तो ज़रूर ऐसा करोगे कि भेजोगे मेरे पास सवाल को लगा के। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप पे जो भी पूछे जाते हैं। अगले टाइप पे क्या पूछा जाता है मेरे बाबू, ये पूछा जाता है कि ऐसे दो संख्याओं के गुणनफल, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसे दिए रहते हैं। जैसे अगर आपको दिया है कि इस तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जैसे
दो संख्या दिया है, मान लेते हैं किसी का दो संख्या दिया है कि पहली संख्या दिया है कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या बराबर 657 है, 657 है तथा HCF 9 है, तथा HCF इक्वल टू 9 है। तो हमें एलसीएम याद करना होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम मतलब एलसीएम और मल्टीपल में HCF इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, अर्थात पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये भी पूछा जाता है और यही फार्मूला याद रखो। अब मुझे क्या निकालना, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है आपका 306 गुणे दूसरी संख्या आपका 657 है, और बटे कितना कर दोगे मेरे बाबू, 9 कर दोगे, क्योंकि HCF जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप काट सकते हो, जैसे इसको काट रहे हो, ठीक है, तो देखो चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो, दोनों कट जा रहे हैं, तो आप इसे काटोगे तो हो जाएगा 9 7 63, 2 65 27, 9 त्रिक 27, कितना आ गया 73 आ गया। तो आपका जो HCF होगा, LCM होगा 306 गुणे 73 करोगे, और जब 306 गुणे 73 करोगे तो आपका LCM आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 22,338। ठीक मेरे बाबू, तो ये आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अगर यहीं पे क्या होता, पहली संख्या दिया होता, LCM और HCF दोनों दिया होता, दूसरी संख्या निकाल लेते, तो ये दोनों ऊपर रहता, ये इधर आता, बट्टे में हो जाता। मतलब पक्षांतर के रूल से आप निकाल सकते हो। मतलब कहने का मतलब 1 2 3 4 है, चारों में से अगर 3 ज्ञात है हमें, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस फार्मूले से। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप कभी भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, बट आप लोग मेहनत करोगे तभी तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मेरे बाबू इस प्रकार से क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 100% आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो उसका सॉल्व मिलेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके वो भी इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वैसे ये बहुत कम ही पूछा जाता है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और HCF बताना, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले इनका गुणनखंड करो, और वो भी अभाज्य गुणनखंड 15, 12, 15, 21 का। तो देख लेते हैं, इसका जब अभाज्य गुणनखंड आप करते हो, तो जैसे 12 का जब करते हो तो 12 का क्या मिलता है, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से ये मिल जाता है आपको। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे आप 3 लिख सकते हो, इसे आप 3 गुणे 5 लिख सकते हो, और इसे आप लिख सकते हो 3 गुणे 7 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ ये गलत लिखा है, इसे 2 की पावर 2 गुणे 3 लिखोगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको लगाना है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो HCF होता है, अगर हम 12, 15 और 21 का HCF की बात करें, का HCF जो होता है वो जो तीनों में कॉमन होता है, 1 2 3, तो तीनों में कौन सा कॉमन है, यही कॉमन है, तो वो आपका हो जाता है 3। तो यही आपका आंसर होता है। इसके बाद अगर LCM की बात करते हैं, इन्हीं का LCM तीनों का, तो LCM जो होता है सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में है। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 बार है, और कहीं है नहीं है तब भी ले लेंगे, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 सब में है तो एक ही बार लेंगे, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा वहीं से ले लेंगे। 5 एक बार, 7 एक बार, तो वैसे लिख देंगे। तो ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। जो 4 3 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 42 मतलब 420। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे जो बेहद इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बहुत ही बार पूछा गया है और यहाँ पे √5 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो तरीका सबका एक ही लगेगा, बस आपका दिमाग सही चलना चाहिए। तो देखो हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, हमेशा विरोधाभास से करेंगे, माना √5 एक परमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान होगा कि जो परमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में लिखी होती हैं। तो जिसका मतलब ये है कि √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप कह सकते हो कि जहाँ देखो p/q के रूप में है, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये परमेय नहीं रहेगा। अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है, देखो 3/5 ये क्या है, सहभाज्य मतलब इन दोनों का एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, इससे ना ये कटे ना इससे ये कटे, यही क्या होता है, सहभाज्य होता है। तो अब यहाँ पे हम हल करते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा, p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। मतलब इससे लिख सकते हो 5 इक्वल टू p²/q², और इसको लिख सकते हो q² इक्वल टू p²/5। ओके, तो इस कंडीशन में आपका क्या बना, यहाँ पे लिख सकते हो कि यदि p वर्ग अगर 5 से कट जाए तो p भी 5 से कट जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी संख्या, मान लेते हैं अगर 3 का स्क्वायर अगर मान लेते हैं 3 से कट रहा है तो इसका मतलब 3 भी 3 से कटेगा, ये पक्का है। ठीक है, अगर 5 का स्क्वायर मान लेते हैं 2 से कट रहा है, ठीक है, तो 5 भी कटेगा, लेकिन स्क्वायर 2 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 25 2 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। अगर मान लेते हैं 8 का स्क्वायर 2 से कट जाए तो 64 कटता है 2 से, तो 8 भी 2 से कटेगा, मतलब अगर स्क्वायर कटेगा तो ये भी कटेगा। ओके, तो देखो यदि p वर्ग 5 से विभाजित हो या 5 से भाज्य हो तो p भी 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। ठीक, आप इसे समीकरण नाम दे सकते हो, कोई समीकरण। ठीक, अब देखो एक यहाँ पे हम लोग समीकरण एक इसको मान लेते हैं, या इसको मान लो, किसी को मान लो, इसी को मान लो, इसको मान लेते हैं। ठीक, आप इसको समीकरण ए दे सकते हो, इसको ए दे दो और अच्छा रहेगा, और भी अगर देना चाहते हो। ठीक, ये हो गया, और इसे स्थिति 1 दे सकते हो, स्थिति फर्स्ट दे सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, अब और मानना होगा, तो आप मान सकते हो p इक्वल टू 5m मान सकते हो या 5k मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो विभाजित हो जाए उसी के इक्वल मानना है।
तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर और जैसे P का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 5 इक्वल टू 5k का स्क्वायर मतलब 25k² बाई क्यू हो जाएगा स्क्वायर। तो इसे जब आप हल करोगे तो 5 25, ये क्यू² इधर चला आएगा और बटे 5 को इधर भेजोगे बटे में हो जाएगा इक्वल टू k²। ठीक, तो अब यहाँ से पता चला कि यदि q का वर्ग 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक लाइन कि यदि, जैसे वहाँ पे लिखा है, यदि q वर्ग 5 से भाज्य है तो q भी 5 से भाज्य होगा। ओके, अब ये देखो, आप इससे समीकरण b दे दो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा जगह की दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण a और b से यह स्पष्ट है कि a और b दोनों 5 से भाज्य हैं परंतु स्थिति 1 से ये सह अभाज्य पूर्णांक हैं, अतः हमारी धारणा गलत सिद्ध होती है। इतना लिख देना, हमारी धारणा गलत सिद्ध होती है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बापू इतनी सी बात है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो, मैं शार्ट इसलिए नहीं किया, कुछ शार्ट हो सकते थे बट मैं शार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप यहाँ पे शार्ट करते हो तो आपका नंबर भी शार्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सिर्फ आप 2-3 बार लिखने का प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा आपको बेहतर तरीके से। तो शार्ट हमेशा करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माना, आप मान भी सकते हो कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, या आप कह सकते हो एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 3 + 2√5 = p/q हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दो तो हो जाएगा 2√5 = p/q - 3, उधर गया तो √5 हो जाएगा। देखो, 2 इधर आएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये होगा p/2q, मतलब मल्टीप्लाई होगा लेकिन बटे में होगा, नीचे आ जाएगा और -3/2 हो गया। ठीक, आप इसे समीकरण 1 दे सकते हो। फिर देखो, यहाँ से p/2q -3/2 एक पूर्णांक है, समीकरण 2 पूर्णांक है, या आप कह सकते हो परिमेय संख्या है, समीकरण 2। ठीक, आप कह सकते हो समीकरण 2 से
या समीकरण दो और एक डायरेक्टली लिख सकते हो, 2 और 1 से √5 एक परमीय संख्या है। क्या है बाबू मेरे? परमीय संख्या है। क्योंकि देखो अगर ये परमीय है, ये अपरमीय है, ये परमीय, ये अपरमीय, तो परमीय के बराबर परमीय होता, अपरमीय के बराबर अपरमीय। मतलब अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो 1 से तो कह रहा है कि 2 से कह रहा है कि ये जो है √5 एक परमीय संख्या है, परंतु एक क्या कह रहा है कि √5 एक अपरमीय संख्या भी है। परंतु √5 एक अपरमीय संख्या भी है, इसलिए हमारी धारणा गलत सिद्ध। और क्योंकि हम लोगों ने प्रूव किया है तो प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारी धारणा गलत हुई। अतः 3 + 2√5 एक अपरमीय संख्या है। ओके, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आप सबका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अब आगे देखते हैं हम लोग। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है कि जैसे 13/3125 है मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया है कि 13/3125। ओके, अब हाँ शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये दिया है कि 13/3125 है। हमें इसको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत है। तो देखो आप लोग पढ़े भी होंगे, यदि किसी भिन्न का जो हर होता है वो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में होता है तो क्या होता है? शांत होता है। क्योंकि जो होते हैं नीचे जब तक 10 नहीं होगा तब तक शांत नहीं होगा, और संख्या बराबर होनी चाहिए। 2 और 5 की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आराम से दशमलव लिख सकते हो। बराबर नहीं भी है और बटे में सिर्फ 2 और 5 है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे अगर हम लोग 3125 की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, अगर आप निकाल लेते हो, वैसे तो आप लोग बहुत ही होशियार हो, तो 3125 है। अगर आप इसका निकालना चाहते हो 2 से 5 से काटोगे 625 आएगा, 5 से काटोगे 125 आएगा, 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 1, मतलब इसको लिख सकते हो 5 की पावर 5। तो देखो ये 13 बटे क्या है? 3125 है। अब इसको आप यहाँ मुझे लिखना था 13 बटे, इसे 5 की पावर 5 लिख सकते हो। अब बोलो कि चलो ठीक है 5 की पावर 5 तो हो गया, तो और क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 0 भी लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की पावर 0, अब बोलोगे 2 की पावर 0 क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, हमेशा रहता है ना। तो आप कह सकते हो कि दी गई संख्या का हर या भिन्न का हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक, अब ऐसा कह रहा है कि अगर दशमलव प्रसार शांत हो तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो देखो 13 बटे 5 की पावर 5, मैंने बोला कि अगर दशमलव प्रसार लिखना हो तो यहाँ भी 2 के पावर 5 होना चाहिए। अगर हम नीचे ऊपर 2 के पावर 5 से गुणा कर दें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 13 गुणे 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5 का मतलब 32 और बटे 5 दूनी 10 की पावर 5 हो जाएगा। आप दो इसे 32 गुणे 3125 करोगे, आपका 10 की पावर 5 ही बनेगा। तो देखो इसे 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 तियाँ 39, और 39 दो 41, मतलब 416 बटे कितने 0? 5 0। ओके, क्योंकि 10 की पावर 5 है तो 5 0। तो आप इसे लिख सकते हो मेरे बाबू 416
5 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5, तो आप 5 अंक बाद दशमलव लिख के आप इसको लिख सकते हो। ये दशमलव इसका क्या है, प्रसार है। तो इस पे भी मैं आपको एक सवाल लिख के देता हूँ। जैसे एक सवाल है यहाँ पे 17/8, क्या है 17/8। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो आप दशमलव प्रसार भी लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दो। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। पहले चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, इतने ही क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जितने मैंने आपको पढ़ा। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो पहले चैप्टर से जो भी 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, उम्मीद है कि 3 आते हैं, तो ये क्या होता है, एकदम परफेक्ट आपका जाएगा, सही जाएगा, आप बहुत खुश होकर आओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एक बात और है कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते ही हो करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ इतना समय तक जुड़े थे। ओके, और कमेंट ज़रूर करें वीडियो जैसा भी लगे।